हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ रश्मीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर इन पोलैंड। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ और मैं बहुत ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी अपने घरों में सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज का मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पोलैंड। जी हाँ, मैं आज आपके साथ कुछ एक छोटी सी डिटेल्स शेयर करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे ही टॉपिक इस पर कवर करूँ। अगर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर आपके साथ लेकर आऊँगी। इसी बीच अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस होंगे जो आप चाहते होंगे कि मैं उस पर अपने सजेशंस दूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन शेयर करना। मैं ज़रूर उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी, अपने पार्ट 2 में। तो मैं शुरू करती हूँ। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग बता रही हूँ पोलैंड में, जो कि एक क्वेश्चन सभी के मन में आता है जो भी प्लान करता है कि हमें पोलैंड जाना है, या स्टडीज़ के लिए हो गई, जॉब के लिए हो गया, या कोई और रीज़न के लिए। तो सबसे पहले हर किसी के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ पर रहने के लिए कितना आपको लगभग पैसा होना चाहिए कि आप एक अच्छे सी लाइफ वहाँ पे स्पेंड कर सके, एक नॉर्मल लाइफ। बाकी सब कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके पर्सनल यूज़ इस पर डिपेंड करता है। बाकी मैं आपके साथ जस्ट एक नॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, एक नॉर्मल लाइफ का। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले पोलैंड के बारे में। जी हाँ, काफ़ी सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि पोलैंड है कहाँ पर। जी हाँ, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कैसा क्वेश्चन है। ये बहुत नॉर्मल है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि पोलैंड है कहाँ। जी हाँ, पोलैंड जो है ये है यूरोप में। यूरोप में ये हमारा देश है और इसमें एक छोटा सा हमारा पोलैंड है। और जो पोलैंड है वो ईस्टर्न यूरोप में आता है और ईस्टर्न यूरोप में मैं रहती हूँ ऊज में। जी हाँ, मेरे सिटी का नाम है ऊज। वैसे आप इसे अगर इंग्लिश में कहीं सर्च करते हो या प्रोनाउंस करते हो तो आप इसे लॉड्स कहते हो, बट यहाँ पर यहाँ की पोलिश लैंग्वेज में इसे ऊज कहा जाता है। जी हाँ, तो मैं पोलैंड में ऊज में रहती हूँ। ये है ईस्टर्न यूरोप में। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पोलैंड है कहाँ पर। ये मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे कि पोलैंड, अच्छा वो कहाँ पर, तो मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो में सबके लिए ये बात क्लियर कर देती हूँ। तो उसके बाद हम आते हैं कि पोलैंड में तो हो, यूरोप में है, तो यहाँ पे यूरो चलते होंगे। जी नहीं, यूरो यहाँ चलते नहीं हैं। हमारे यहाँ की खुद की एक करेंसी है जो है पॉलिश जिलोटी। जी हाँ, तो यहाँ पर ये करेंसी होती है, ये हमारे यहाँ की ओन करेंसी है, पॉलिश करेंसी। तो ये हमारे यहाँ पे चलती है, हमारे यहाँ यूज़ की जाती है डेली आपके यूसेज के लिए। आपकी सैलरी सब कुछ इसी करेंसी में आपको मिलती है। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरो चलते नहीं है, यूरो भी कहीं कहीं एक्सेप्ट किए जाते हैं, बट हमारे यहाँ की मेन करेंसी है पॉलिश जिलोटी। जी हाँ, तो अब मैंने करेंसी तो आपको बता दी है, फिर आपको लग रहा होगा कि यार ये करेंसी का रेट कितना हो गया। अब इंडिया के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना हो, जी हाँ, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ की जो हमारी करेंसी है, हमारे यहाँ का पोलैंड का, मेरे यहाँ का जो 1 रुपया है, जो 1 ज़िलोटी आप यहाँ की लैंग्वेज में बोलोगे, वो हमारे यहाँ इंडिया की करेंसी के अप्रॉक्सीमेट 18 to 19 या कभी कभी 20 भी आपको मिल जाती है, 20 रुपीज़। जी हाँ, ये सब कुछ डिपेंड करता है उस दिन के मार्केट वैल्यू पे। जी हाँ, उस दिन के करेंसी एक्सचेंज रेट पर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस दिन मार्केट कैसा है और क्या रेट चल रहा है। अगर उस दिन जैसे आपने चेक कर लिया ऑनलाइन करेंसी एक्सचेंज रेट में, आपने डाला 1 ज़िलोटी हाउ मच इक्वल टू इंडियन रुपीज़ और इंडियन अमाउंट, तो आपको आ जाएगा उस दिन कि अभी 19 का रेट चल रहा है, 20 का रेट चल रहा है, या 18 का, कई बार 17 का भी चलता है। तो जिस दिन भी मैं देखती हूँ कि हाँ यार आज अच्छा रेट चल रहा है 20 का, तो उस दिन मैं अपने पैसे ट्रांसफ़र करवा लेती हूँ, अगर मुझे अपने इंडियन अकाउंट में पैसे चाहिए तो उस दिन मैं करवा लेती हूँ। तो मुझे लॉस नहीं होता है ट्रांसफ़र करवाने में, मुझे ऑलमोस्ट पूरे पैसे कन्वर्जन रेट के हिसाब से मिल जाते हैं।
तो एक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ का एक ज़िलोटी इंडिया के 18 से 20 आपको मिलता है, आप 20 मान के चलिए। फिर से मैं बता रही हूँ कि एक अप्रॉक्स अमाउंट मैं बता रही हूँ, उस दिन के आपको करेंसी एक्सचेंज मार्केट के हिसाब से मिलेगा, बट ये रफ अमाउंट है, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये बता रही हूँ। तो अब मैंने आपको करेंसी बता दी कौन सी चलती है, मेरे सिटी का नाम बता दिया, करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिए। तो अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन में आता होगा कि चलो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया, फिर यहाँ पर हम जा रहे हैं तो यहाँ का रेट, यहाँ के घर, यहाँ कितना पैसा, कितनी सैलरी आपको मिनिमम चाहिए जिससे आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकें। तो पहले जी हाँ, मैं आपको घर बता देती हूँ यहाँ के। तो क्योंकि आप यहाँ आओगे तो सबसे पहले आपको वीज़ा के लिए भी अपना अकोमोडेशन बताना होता है। अगर आप अपना अकोमोडेशन नहीं बताते हो, अकोमोडेशन होता है कि आपके रहने की जगह, अगर आप वो नहीं बताते हो तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। जी हाँ, तो यहाँ के जो घर होते हैं, यहाँ के घर स्टार्ट होते हैं जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट हो गया, जो सबसे बेसिक है। स्टूडियो अपार्टमेंट ये होता है कि आपको एक कमरा मिलेगा, उसी के अंदर सब कुछ होता है, आपका किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, स्लीपिंग रूम हो गया, सब कुछ, तो उसको स्टूडियो कहते हैं। तो ये सिर्फ एक रूम जितना होता है, तो उसमें वो होता है बेसिक स्टूडियो अपार्टमेंट। उसके बाद आपका होता है HK। जी हाँ, HK मतलब हॉल प्लस किचन, ये होता है दूसरे टाइप का घर यहाँ पे। तो हॉल प्लस किचन में आपको एक कमरा मिल जाएगा और एक किचन उसमें आपको सेपरेट मिलेगा। तो ये डिफरेंट है स्टूडियो अपार्टमेंट से, क्योंकि स्टूडियो में आपको किचन सेपरेट नहीं मिल रहा है, आपके साइड में ही एक छोटा सा कैबिनेट जैसा बना देंगे, उसी में किचन होगा। तो ये सेकेंड टाइप का होता है जिसमें आपको एक रूम मिल जाएगा सेपरेट और एक किचन मिल जाएगा साथ में, इसे कहते हैं यहाँ पे HK, हॉल एंड किचन। थर्ड यहाँ पर आता है जैसे अपना नॉर्मल होता है इंडिया में, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, फिर फ्लैट ले लो, चाहे आप रो हाउस ले लो, वो कम्प्लीटली आगे डिपेंड करता है आप पे। बेसिक मैंने जैसे बताया, मिनिमम आपको स्टूडियो से स्टार्ट होता है। जी हाँ, और अलग भी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनका मेन क्वेश्चन ये होता है कि फैमिली, उनके पेरेंट्स उनका एक्सपेंस बेयर करते हैं, उनके मम्मी पापा जो है वो सारा पैसा देते हैं, तो वो सोचते हैं कि लिविंग पे हम फ्लैट वगैरह पे इतने पैसे ना इन्वेस्ट करें, तो शेयरिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन होता है। जैसे स्टूडेंट डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं, डॉर्मेट्री की फ़ीस काफ़ी कम होती है स्टूडेंट्स के लिए, आप वहाँ पर आराम से 300, 400, 500 इस हिसाब से शेयरिंग में आप डॉर्मेट्री में अपनी डॉर्म शेयर कर सकते हो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें आपको एक रूम मिलेगा और उसके अंदर आपके 4, 5, 6 डिपेंड करता है, अलग अलग डॉर्मेट्री अलग अलग होती है, उसमें आपके बेड लगे होते हैं, बंक बेड लगे होते हैं, जो बेड होते हैं ना, एक के ऊपर एक, 3-3 एक साथ सो सकते हैं, वो वाली बेड लगी होती है, तो वो रूम आप शेयर कर सकते हो, उसे कहते हैं डॉर्मेट्री और बंक बेड। तो जिसमें आप एक रूम में 6-4 ऐसे अलग अलग मतलब स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, जिसका रेंट बहुत ही कम होता है, स्टूडियो से भी कम, क्योंकि आप काफ़ी लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, स्टूडियो में आप अकेले रहोगे। तो उसमें आपका ये होता है, कमरे में तो आप काफ़ी सारे रह रहे हो, बट वहाँ पे कैफेटेरिया होता है बहुत लाइक बड़ा, बाहर आप जो एंजॉय कर सकते हो, फिर और किचन होता है जहाँ पर आप अपना सामान ले जाके बना सकते हो, वहाँ पर बर्तन रखे होते हैं, कई में नहीं भी होते हैं तो आपको अपने ले जाने होते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे शेयरिंग में होती है, तो आपको शेयर करना पड़ता है हर एक चीज़, इवन बाथरूम्स एंड एवरीथिंग, तो इसीलिए वहाँ का रेंट कम होता है। स्टूडियो में सब कुछ आपका खुद का होगा, तो इसीलिए वहाँ का रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है हाउस टाइप का, जो फ्लैट टाइप्स हो गए ये इनके डिफरेंस है। तो ऐसे आप यहाँ पर आकर ले सकते हो। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर अगर जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक स्टूडियो अपार्टमेंट बुक कर लिया कि हाँ आप यहाँ आ रहे हो, आपने एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया, तो रेंट के साथ, जैसे हमारे यहाँ होता है, हम रेंट के साथ इंडिया में बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर आपको रेंट तो देना ही देना है, उसके साथ आपको देना होता है बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलोंग विथ योर रेंटल, एंड देन उसके बाद आपका आता है वाटर बिल। जी हाँ, पानी का बिल यहाँ पर होता है 2 टाइप का अलग अलग, एक होगा गर्म पानी,
एक होगा ठंडा पानी। जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको पैसा देना है। तो बस आपका ऐसे नहीं है कि पानी कट जाता है, आप बिल नहीं भरोगे तो जी हाँ, आपका पानी बिल्कुल कट जाएगा। आप बिल भरते रहिए और बिल आपको एडवांस में देना होता है। तो पहले आप बिल पेमेंट कर दीजिए, बाद में आप यूज़ कर सकते हो। वाटर बिल हो गया, रेंटल हो गया। थर्ड आता है आपका हीटिंग। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में, हमारा जो शहर है, मेरा जो सिटी है वो बहुत ठंडा है। तो यहाँ पर हम लाइक मोस्टली आउट ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने से 9 महीने आप यहाँ पर ठंड मान कर चलिए। बहुत ठंडा वेदर होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो इसमें आप ठंड से कैसे बचें, क्योंकि बाहर बर्फ़ होती है, घर में भी बहुत ठंड होती है, तो आपको हीटिंग दी जाती है। जैसे आप ये साइड में देख सकते हो मेरे, ये है हीटर लगा हुआ। तो ये होती है हीटिंग, जो आपके पूरे घर में लगी हुई होती है, आपके बाथरूम में, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, हर जगह। तो ये हीटिंग आपकी जैसे यहाँ पर विंटर स्टार्ट हो जाती है, आपकी हीटिंग भी स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जो आपकी बिल्डिंग की एडमिनिस्ट्रेशन होती है वहाँ से ये हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर इसके एक बटन होता है, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये वाला। तो बस आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो और आप अपनी हीटिंग कंज्यूम कर सकते हो। इसका भी अगेन कई जगह ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिल होता है, कई जगह आपके कंजम्पशन पर भी होता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। उसके बाद मैंने हीटिंग का बता दिया, वाटर बिल कंप्लीट हो गया, रेंट, तो 3 हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद लास्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी भी जैसे जितना आप यूज़ करोगे वो, और उसके बाद आता है गैस। अगर आपके घर में गैस स्टोव है फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, तो आपको गैस जितनी आप इस्तेमाल करोगे उतनी आपको पे करना होता है बिल। तो गैस का आपका ऐसे नहीं है कि आपको सिलेंडर लगाना है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। आप इसे यूज़ कीजिए और इसका जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको पैसा देना होता है। तो यहाँ पे 4 होते हैं, रेंटल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर हो गया, गैस हो गया और हीटिंग। तो टोटल 5 जो होती है वो आपको रेंट के साथ देनी होती है। तो ये सभी मिला के उसका जो टोटल मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक मैंने सारे पॉइंट्स बनाकर रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको एक रफ इंफॉर्मेशन मिल सके, एक आइडिया मिल सके, जो भी प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का, कि हाँ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। इसके बाद आता है कि मिनिमम कितना होता है ये सब कुछ मिला के। तो ये सब कुछ मिला के मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने बताया, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, डॉर्मेट्री में रहते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हो, तो वहाँ आपको ये सब कुछ मिला के मिनिमम स्टार्ट होता है 400 to 500 जिलोती से। जी हाँ, 400 से 500 जिलोती तक, पॉलिश जिलोती जो हमारे यहाँ की करेंसी है, उस करेंसी का उससे मिनिमम स्टार्ट होता है। अगेन मैं आपको बता दूं, मैं ये कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक रफ अमाउंट दे रही हूँ। उसमें भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी डॉर्मेटरी सिलेक्ट कर रहे हो, कितने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, 4 के साथ शेयर करना चाहते हो या 6 के साथ शेयर करना चाहते हो, तो वहाँ पर अमाउंट आपकी डिफरेंट हो जाएगी। ये मैं आपको सिर्फ एक रफ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, पर मैं आपको बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है यहाँ का। उसके बाद अगर आप एक बेसिक स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हो, तो स्टूडियो अपार्टमेंट की स्टार्ट होती है 1200 to 1300 जिलोती। आपको कम में भी मिल जाएंगे, अगेन वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में ले रहे हो, सिटी में ले रहे हो, सिटी से बाहर ले रहे हो, लोकेशन पे डिपेंड करता है, बिल्डिंग पर डिपेंड करता है, कौन सा कंस्ट्रक्शन है, न्यू है, ओल्ड है, आपकी बिल्डिंग में फैसिलिटीज़ क्या है, लिफ्ट है, नई है, गार्डन है, क्या है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। बट एक बेसिक फ्लैट आप यहाँ पर रेंट कर सकते हो 1200 to 1300 जिलोती में, ये एक बेसिक अमाउंट है। तो उसके बाद अगेन ये सब डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, और आप अमाउंट कन्वर्ट कर सकते हो। 1 इज इक्वल टू 18 रुपीज़ इंडिया के हिसाब से, तो आप 1300 को कन्वर्ट कर लीजिए कितना होगा, तो उतना यहाँ पर एक बेसिक रेंट आपको देना होता है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ यहाँ का लिविंग स्टाइल। जी हाँ, यहाँ का लिविंग स्टाइल कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए, कनाडा,
वहाँ से बहुत सस्ता है। जी हाँ, अगर मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो ये उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी ने अभी अभी मेरे साथ ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हो कि आप बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हो, तो मैं आपको कहूँगी आप पोलैंड सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पोलैंड की स्टडीज़ अच्छी है, प्लस यहाँ का स्टडी का फीस बहुत कम है। जी हाँ, अगेन वो डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, किस फील्ड में आपको आगे की स्टडीज़ करनी है उसके ऊपर। बट अगेन कंपेयर टू अदर्स कंट्रीज़, हमारे यहाँ पर जो पोलैंड में है, यहाँ पर फीस बहुत कम है। अप्रॉक्सीमेट 6 लाख आप मान के चलिए, 6 लाख आपके साल की फ़ीस होती है, जिसमें आप अपना 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ में कर रहे हैं, बट ये एक मैं अप्रॉक्स अमाउंट बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बहुत ही सस्ती है। तो अब जैसे कि इसके आगे एक मैंने रफ़ इंफॉर्मेशन, एक रफ़ अमाउंट आपको बता दिया है। इसके आगे भी काफ़ी सारे मेरे पास पॉइंट है, लेकिन ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा होता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट का हो चुका है, तो मैं इसके आगे का कंटिन्यू करूँगी डेफिनेटली। आगे के पॉइंट्स अपने इसके पार्ट 2 में ऑफ लाइफ एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पोलैंड इन पार्ट 2 मैं आपसे जल्दी मिलूंगी इसके आगे के पॉइंट शेयर करने के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर कोई स्पेशल क्वेश्चंस है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग मी, and you take care, and please share, subscribe and like my videos and subscribe my channel. The name is Indian YouTuber in Poland. Thank you so much. Take care, stay blessed. Bye bye.